तुमने मंसूबे तो बहुत अच्छे बनाए हैं, बशर्ते कि उन पर उस तरह अमल हो सके, डेविड रियान ने कहा। मैंने कहा, तुम्हें अगर कहीं झोल नजर आ रहा हो तो तुम उसकी निशानदही कर सकते हो। मुमकिन है मैंने कहीं कोई सुकुम छोड़ दिया हो तो उसकी इस्लाह हो जाएगी। वो बोला, मिसाल के तौर पर तुम मेरी हैसियत में रेंडल को रिपोर्ट पेश करोगे तो तुम ये यकीन नहीं कर सकते कि उसका रद्द अमल क्या होगा। मुमकिन है वो तुम्हें कोई काम सौंप दे, ये भी मुमकिन है कि वो तुम्हें अपने पास फ्रांस तलब कर ले। मैंने कहा, तुम्हारा कहना बजा है डेविड, उसके रद्द अमल का तयन वाकई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका रद्द अमल खा कुछ ही क्यों ना हो, रीना सोलोमन को तो नहीं रोक सकता, और ना ही रीना सोलोमन डेविड रियान को अगवा करने के लिए किसी खास वक्त की पाबंद है। दरअसल मैंने मादाम क्लारा के रद्द अमल का तयन कर लिया है, वो तहजीब का कोई मुतालिबा भी तस्लीम नहीं करेगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? डेविड ने जवाब दिया, नहीं, इस हद तक तो तुम बिल्कुल सही हो। क्लारा कोई मुतालिबा नहीं मानेगी और अपनी मनमानी करेगी। मैंने कहा, इस यकीन को बुनियाद बनाकर मैंने ये मंसूबा तरतीब दिया है। रीना सोलोमन ने डेविड रियान को एहतियातन पहले ही अगवा करा लिया था, ताकि अगर मादाम क्लारा उसकी बात न माने तो उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए रीना सोलोमन को बाद में कोई जहमत न उठाना पड़े। डेविड ने एतराज किया, बोला, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि रीना सोलोमन को डेविड रियान और मादाम क्लारा के दरमियान किसी किस्म के ताल्लुक का इल्म कैसे हुआ। मैंने सर हिलाकर कहा, बड़ा भरपूर एतराज है, लेकिन इसमें सर खपाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि रीना सोलोमन किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसने कौन सी मालूमात किस तरह और कहां से हासिल की। यही तो एडलर के ईगल्स पर फैल्कन की बरतरी साबित होगी। डेविड ने कहा, रेंडल की जहानत से इनकार मुमकिन नहीं है अली। वो समझ जाएगा कि फैल्कन की पुश्त पर तुम हो, इसलिए कि तुम्हारे अलावा कोई और मादाम क्लारा और मेरे ताल्लुक से वाकिफ नहीं हो सकता। मैंने कहा, अगर उसने ये नतीजा अखज़ कर भी लिया तो खुद ही उसे मुस्तरद कर देने पर मजबूर हो जाएगा, इसलिए कि मुझे पोशीदा रहकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो अलल ऐलान उससे मुकाबला करता और उसको शिकस्त का एहसास दिलाता। डेविड बोला, तुम भूल रहे हो कि निकिता के जरिए उसे सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैंने कहा, निकिता कभी ये एतराफ नहीं करेगी कि उसने अपनी जबान खोल दी थी। क्या ख्याल है? डेविड ने इस बात में सर हिला दिया, बोला, ठीक कह रहे हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि रेंडल के सामने इस किस्म का एतराफ कर सके। मैंने डेविड को गौर से देखते हुए कहा, कोई और बात जो तुम्हें खटक रही हो? उसने नफी में सर हिलाया, बोला, नहीं, तुमने खूब सोच समझ कर मंसूबा बनाया है, बज़ाहिर इसे नाकाम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, बस अब मैं डेविस होटल का रुख करूंगा। बट जरा मालूम तो करो कि उन लोगों ने फिर कोई फोन तो नहीं किया। बट ने फोन पर होटल की ऑपरेटर से बात की और मुझे बताया कि उन्होंने होटल से कोई फोन नहीं किया। बट ने कहा, लेकिन बेफिक्र रहो, सुबह विल्सन होटल से बाहर गया था, उसने यकीनन बाहर से फोन किया है, मैं अभी मालूम करता हूँ। मैंने कहा, क्या तुमने इसका भी इंतजाम कर लिया था बट? वो बोला, मुझे पहले ही शुबा था कि अब वो इस होटल का फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इंतजाम कर लिया था कि वो खा कहीं से भी फोन करें, उनका फोन टेप हो जाए। मुझे चंद मिनट की मोहलत दो, मैं अभी मालूम करके बताता हूँ। कैथी ब्राउन ने कहा, देखा, मैं कह रही थी ना कि साथियों के मामले में तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारे कहे बगैर ये लोग जानते हैं कि इन्हें क्या क्या करना है। तहजीब ने कहा, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ कैथी, लेकिन अली के साथी भी तो खुशकिस्मत हैं। कैथी ब्राउन मुस्कुराई, बोली, इसमें क्या शक है, अली जैसा ख्याल रखने वाला उन्हें और कहाँ मैसर आ सकेगा। मैंने शरारत आमेज अंदाज में कहा, तुम्हारी यादाश्त कुछ कमजोर मालूम होती है, क्या तहजीब के हाथों अपनी बेहोशी भूल गई? कैथी ब्राउन झेंप कर बोली, है तो वो भी तुम्हारी साथी, और उसने भी तुम्हारी खातिर इतना बड़ा कदम उठा लिया था। मैंने कहा, बात यह नहीं है कि वो मेरी साथी नहीं है, बल्कि बात यह है कि तुम भी मेरी साथी हो। मैं किसे क्या समझूं? जनरल टेरिस ने कहा, शुक्र है तुम तफरी के मूड में नजर तो आए, वरना तुम पर जो संजीदगी तारी थी उसे देखकर तो डर लगने लगा था। मैंने हैरत से कहा, तुम मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो जनरल, जबकि मैं इंतहाई संजीदा हूँ। जनरल कह कहा मार कर हंस पड़ा। कैथी ब्राउन और तहजीब भी हंस रही थी। कैथी ने कहा, मैं सच कह रही हूँ अली, मुझे तुम्हारी किस्मत पर रश्क आता है। तुम्हें कितने पुरखुलूस दोस्त मैसर हैं। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, तुमने अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर दी जनरल, कैथी से कुछ भी नहीं सीखा। जनरल ने मेरे इस अचानक तबसरे पर हैरान होकर कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, तुमने देखा नहीं कैथी कितने खूबसूरत अंदाज में अपनी तारीफ करती है। जनरल बोला, मैं अब भी नहीं समझा कि तुम क्या कहना चाहते हो। वो वाकई हैरान था। तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा, अली का मतलब यह है कि कैथी ब्राउन ने अली के दोस्तों को पुरखुलूस कहकर खुद अपनी तारीफ की है। वो खुद भी तो अली के हल्का अहबाब में शामिल है। कैथी ब्राउन झेप गई और जनरल ने कहा, मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन इसलिए अनजान बना रहा कि कैथी ने अपने साथ साथ मेरी भी तारीफ की है। मैं हंस पड़ा, कहा, बहुत खूब जनरल, तुम्हारा जुमला साबित करता है कि तुमने कैथी के कुछ न कुछ असरात जरूर कबूल किए हैं।
तभी बड ने आकर कहा, विल्सन ने टेलीग्राफ ऑफिस से शीगोराय कॉल की है। पूरी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली गई है। 15 मिनट के अंदर अंदर तुम कैसेट सुन सकोगे। फिर 15 मिनट के अंदर अंदर हम सब वो कैसेट सुन रहे थे जो बड की दूरंदेशी का शाहकार थी। इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद मादाम क्लारा ने पूछा, खरगोशों के जोड़े का क्या रहा विल्सन? मैं बेचैनी से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी। विल्सन ने कहा, हम पूरी तुंदही से काम कर रहे हैं मादाम, लेकिन यहाँ हमें बड़े अजीब हालात का सामना करना पड़ा है। मुझे मशवरे की जरूरत महसूस हो रही है। मादाम क्लारा बोली, हैरत है विल्सन, ये बात तुम कह रहे हो? तुम तो बहुत मामला फहम आदमी हो। विल्सन बोला, मैं माजरत चाहता हूँ मादाम, लेकिन हम एक दुश्मन मुल्क में हैं और हम पर जो पाबंदियां आयद की गई हैं उनके पेश नजर हमें दुश्वारियां पेश आ रही हैं। क्लारा बोली, तुम काबिल एतमाद आदमी हो विल्सन, तुम्हारी ज़हानत पर भरोसा भी किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये पूछने पर मजबूर हूँ कि क्या फोन पर इस तरह गुफ्तगू करना ठीक है? वो बोला, मैं टेलीग्राफ ऑफिस से फोन कर रहा हूँ मैडम, यहाँ 12 बूथ हैं और सबके सब इंगेज हैं, लिहाजा ये इम्कान नहीं है कि कोई हमारी गुफ्तगू सुनने की कोशिश करेगा। क्लारा बोली, ठीक है विल्सन, अगर तुम इसे महफूज समझते हो तो बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। विल्सन बोला, हमें यहाँ आए हुए 24 घंटे से कुछ ज्यादा हो चुके हैं मादाम। हमें हंगामी तौर पर यहाँ भेजा गया था, किसी से मदद लेने की भी मुमानियत थी। आप जानती हैं कि हम कितनी सफाई से काम करने के आदी हैं, लेकिन जहाँ हैरान कुन बात ये हुई कि वो लोग ऐन वक्त पर मतलूबा गाड़ी में नहीं बैठे। हालांकि इसका कोई इम्कान नहीं था, मगर उन्होंने दूसरी गाड़ी तलब कर ली। मादाम क्लारा की गुस्सीली आवाज आई, तुमसे कहा गया था कि अपना काम करके वहां से खिसक लेना, फिर तुमने हुक्म उदूली क्यों की? विल्सन बोला, हमने हर हुक्म पर हर्फ ब हर्फ अमल किया, लेकिन इसका क्या इलाज कि गोइटे हिल पहुंचते ही हमारी निगरानी शुरू हो गई थी। मादाम क्लारा की चौंकी हुई आवाज आई, तुम क्या कह रहे हो विल्सन? तुम लोगों का मिशन तो बहुत खुफिया और हंगामी तौर पर तरतीब दिया गया था। विल्सन बोला, यहाँ के महकमा इंटेलिजेंस का बदउनवान अफसर जिसका नाम बंस डिले है और जिसका काम ही गैर मुल्कियों को ब्लैकमेल करना है, वो हमारे पीछे लग गया है। क्लारा ने सर्द लहजे में कहा, ऐसे लोगों को रास्ते से हटा दिया जाता है विल्सन। मुझे अफसोस है कि इतनी मामूली सी बात के लिए तुमने मुझसे राब्ता किया। विल्सन ने कहा, बात इतनी सादा नहीं है मैडम, उसका अपना एक गिरोह है। अगर हमने उसे रास्ते से हटाया तो उसके जाती गिरोह के आदमी हुकूमत की एजेंसियों को हमारे बारे में इत्तला फराहम कर देंगे। इस वक्त तो हम फिर भी महफूज हैं। क्लारा बोली, अगर वो बदउनवान है तो उसका मुंह बंद करना क्या बड़ी बात है? विल्सन ने कहा, उसने हमसे रकम का ही मुतालबा किया था मैडम, लेकिन वो बहुत बड़ी रकम थी। विल्सन ने उसे वो रकम बताई जो मैंने उसे तलब की थी। क्लारा बोली, एक नामुकम्मल केस पर इतनी बड़ी रकम जाया करना मुनासिब नहीं होगा विल्सन, तुम लोग वापस आ जाओ। विल्सन ने कहा, वो हमें फरार नहीं होने देगा मैडम। बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम करने के अलावा वो न सिर्फ फुर्तीला है बल्कि जिस्मानी एतबार से भी बहुत ताकतवर है। ग्राहम उससे उलझा था, लेकिन क्या आप यकीन करेंगी कि वो उनके सामने बच्चा मालूम हो रहा था। इंतहा तो यह है कि वो ग्राहम के फेंके हुए खंजर से भी बच निकला। क्लारा ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, तब तो फिर वो बहुत काम का आदमी हुआ विल्सन। रकम की परवाह किए बगैर उसकी खिदमत हासिल करने की कोशिश करो। विल्सन ने कहा, मैं उसे पेशकश कर चुका हूँ मादाम। खरगोशों का नाम सुनकर वो झिझक गया था, लेकिन मुंह मांगे मुआवजे की लालच में आकर वो राजी हो गया। क्लारा बोली, अगर वो ये काम कर सके तो हम उसे बड़े से बड़ा मुआवजा अदा करने को तैयार हैं। उससे मामला तय कर लो, अखराजात के लिए खती रकम आज ही तुम्हें मिल जाएगी। विल्सन ने कहा, शुक्रिया मैडम, मैंने इसी मामले में आपकी मंजूरी हासिल करने के लिए फोन किया था। मैंने टेप रिकॉर्डर ऑफ किया और डेविड रियान की तरफ देखा, कहा, देख लो कैसा इन लोगों को रोब में लिया है। डेविड ने कहा, बिलाशुबा आपने बहुत अच्छे अंदाज में मामलात को हैंडल किया है, बस सूरत दीगर आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। बट ने कहा, अब वो तुमसे तुम ही को कत्ल करवाना चाह रहे हैं। मैंने कहा, जिंदगी में ऐसे मकामात भी आते हैं बड, जब आदमी खुद अपने ही खिलाफ साजिश करता है। ग्राहम और विल्सन मेरे मुंतजिर थे। अब उनके रवैये यकसर तब्दील हो चुके थे और दोनों मुझसे खासी गर्मजोशी से मिले थे। विल्सन ने बैठने के बाद कहा, मुझे अफसोस है मिस्टर बंस, एक ऐसी पेचीदगी पैदा हो गई है जिसकी वजह से तुम्हें शाम से कबल अदायगी नहीं कर सकूंगा। मैंने बेपरवाही से कहा, उसे जहन्नम में झोंको, अदायगियां तो होती रहेंगी। ज्यादा फिक्र तो मुझे अली यार खान की है। ग्राहम बेसब्री से बोला, हाँ उसका क्या हुआ? उम्मीद की कोई किरण नजर आई कि नहीं? मैंने कहा, मैंने न सिर्फ मंसूबा तैयार कर लिया है बल्कि अब तक उस पर खासा काम भी कर चुका हूँ। ग्राहम ने हैरत से पलके झपकाई, बोला, यार तुम आदमी हो या जिन? रात ही तो हमारे दरमियान बात हुई थी और अब सुबह हुए चंद ही घंटे गुजरे हैं, इस दौरान तुमने काम भी कर लिया। मैंने कहा, दौलत कभी आसानी से हाथ नहीं आती ग्राहम, इसके लिए आदमी को मशीन में तब्दील होना पड़ता है, घन चक्कर बनना पड़ता है। विल्सन ने कहा, हर बात में तुम पैसों का तस्करा करते हो और इतनी लंबी लंबी रकमें तलब करते हो।
लेकिन उसके बावजूद इतनी घटिया जगह पर रहते हो, क्या ये ताज्जुब खेज नहीं है? मैंने कहा, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ मिस्टर विल्सन, और एक हसास इदारे में मुलाजिम हूँ। मुझे बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है, वरना मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और मेरी तमाम मेहनत पर पानी फिर जाएगा। विल्सन ने सर हिलाया, बोला, बात समझ में आ गई। हाँ, तो तुम मंसूबे के बारे में कुछ बता रहे थे। मैंने कहा, मैंने रात से अब तक खासा काम किया है मिस्टर विल्सन, और मुझे यकीन है कि अगर मेरे मंसूबे पर हर्फ बहर्फ अमल किया जाए तो कामयाबी यकीनी है। विल्सन ने कहा, तुम्हारी सलाहियतों के पेश नज़र हम भी बहुत पुरुम्मीद हैं, लेकिन तुम मंसूबे की तफसीलात तो बताओ। मैंने कहा, बहुत सादा मंसूबा है मिस्टर विल्सन। मेरा तजुर्बा है कि सादा मंसूबा ज्यादा मौसर साबित होता है। ग्राहम बेसब्री से बोला, ठीक है, लेकिन उसके खिलाफ माजी में हर किस्म के मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। हर बार किसी न किसी वजह से वो बच ही जाता है। मैंने अकड़ कर कहा, अब तक वो महज इसलिए बचता रहा है कि कैप्टन बंस डिले उसके मद्दे मुकाबिल नहीं आया। अब उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। विल्सन बोला, जरूरत से ज्यादा एतमाद आदमी को ले डूबता है मिस्टर डिले। तुम्हें नाकामी का इम्कान भी मद्देनजर रखना चाहिए। मैंने कहा, उसके खिलाफ आज तक कोई मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, और मैं भी कभी नाकाम नहीं हुआ। मेरे क्रेडिट पर भी बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं और नाकामी एक भी नहीं। वो बोला, फिर भी हम नहीं चाहते कि कोई मामूली सी बात उसे बचा ले। उन दोनों को अब खत्म ही हो जाना चाहिए। मैंने कहा, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि उनकी जिंदगियों का इख्तिताम मेरी अमीराना जिंदगी का नुक्ता-ए आगाज साबित होगा, लेकिन मैं उन दोनों की यकजाई का इंतजार नहीं कर सकता। विल्सन ने तेजी से कहा, यकजाई के इंतजार से तुम्हारा क्या मतलब है? वो दोनों साथ ही तो हैं। मैंने कहा, पुरानी बात हुई मिस्टर विल्सन। अब तहजीब मेलकम एक्स यहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ अली है, और मेरी इत्तला के मुताबिक अब से 1 घंटे बाद वो मकतूल की बेवा के घर जाएगा। तुम्हें मालूम है उसका घर कहाँ है? विल्सन और ग्राहम दोनों के सर नफी में हिले। नहीं, हमें कैसे मालूम हो सकता है? मैंने कहा, हालांकि बहुत सीधी सी बात है। गोइटे हिल के सदर का जाती मुलाजिम सदारती महल के सर्वेंट क्वार्टर के अलावा और कहाँ रहेगा? विल्सन झेप गया, बोला, ओ वाकई ये तो सामने की बात है। इत्तेफाक है कि इस तरफ जहन ही नहीं गया। मैंने कहा, खैर कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि वो वहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहती है और अली 1 घंटे के बाद उससे मिलने जाएगा। विल्सन ने कहा, क्या जरूरी है कि वो 1 घंटे बाद ही वहां जाए? मैंने कहा, मैं हमेशा ठोस जराए से मालूमात हासिल करता हूं, और मुझे मालूम हुआ है कि अली ने उससे वादा किया है। मेरी मालूमात के मुताबिक वो वादे का बहुत पाबंद है। विल्सन ने कहा, वो वहां किस सिलसिले में जाएगा? उसके लहजे से उलझन जाहिर हो रही थी। मैंने कहा, उसूली तौर पर मैं ये बताने का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि मैंने उससे मकतूल ड्राइवर के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा किया था। विल्सन ने एक तवील सांस ली, बोला, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा उसके वहां जाने का और कोई जवाज हो भी नहीं सकता। मैंने कहा, लेकिन इस मामले में वो मुंह की खाएगा। मैंने तुम लोगों तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ग्राहम ने कहा, इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं मिस्टर डिले, लेकिन तुम्हारा वो मंसूबा। मैंने कहा, मेरे मंसूबे की नौयत ऐसी है कि मैं इसे तुम दोनों के सामने बयान नहीं कर सकता। फिर उसमें एक सुकुम भी है, और मुझे यकीन है कि विल्सन से गुफ्तगू करके मैं उस सुकुम को दूर कर सकूंगा। विल्सन ने हैरत से कहा, यह क्या बात हुई? मैं और ग्राहम अलग अलग नहीं हैं, हमारे दरमियान कोई बात राज नहीं रहती। मैंने कहा, उसके बावजूद मैं इसरार करूंगा कि पहले तुम तन्हाई में इस मंसूबे पर मुझसे बात कर लो, फिर ग्राहम के इल्म में भी ले आएंगे। वो बोला, तुम खामखा इस बात पर मुसिर हो, इसका फायदा कुछ भी नहीं होगा, नुकसान अलबत्ता हो जाएगा। हम दोनों के दरमियान खामखा गलत फहमियां पैदा हो जाएंगी। मैं उठ खड़ा हुआ, कहा, तुम लोग संजीदा नहीं हो, वरना इस मामले में मुझसे बहस न करते। जब तुम लोग मेरी बात से मुत्तफिक हो जाओ तो मुझे बता देना, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि दोबारा इतना अच्छा मौका कब हाथ आएगा। मैं पलट कर दरवाजे की तरफ चल दिया, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से कबल ही विल्सन ने मुझे आवाज दी, सुनो, इतनी जल्दी कोई फैसला मत करो। मैंने उसकी तरफ मुड़कर कहा, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है मिस्टर विल्सन, मुझे जो भी फैसला करना है जल्दी ही करना है। विल्सन और ग्राहम ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर विल्सन मुझसे बोला, मैं ग्राहम को बाहर भेज देता हूं, लेकिन उसकी अदम मौजूदगी में हमारे दरमियान जो भी गुफ्तगू होगी वो मैं उसे बता दूंगा। मैंने रजामंदी जाहिर की, कहा, कतई ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे क्या बताते हो और क्या नहीं। ग्राहम खुद ही उठ खड़ा हुआ, मगर उसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे मेरा तर्ज अमल पसंद नहीं आया। ग्राहम के जाने के बाद विल्सन ने पूछा, अब बताओ ग्राहम को बाहर भेजने की क्या वजह है? मैंने कहा, बात हमारे महकमे तक पहुंच चुकी है और मुझे अली यार खान से मुलाकात के लिए जाना है। मामला चूंकि बहुत ऊंची सतह का है, इसलिए हमने स्कॉटलैंड यार्ड से मदद लेने का फैसला किया है। उनका एक तफ्तीशी अफसर यहाँ पहुंचने वाला है। इस वक्त मामला मेरे हाथ में तो है, उस तफ्तीशी अफसर को एयरपोर्ट से लेकर मकतूल के क्वार्टर तक पहुंचना मेरी ही जिम्मेदारी है, लिहाजा मैं ग्राहम को अपने साथ ले जा सकता हूँ।
विल्सन ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, इससे क्या फ़ायदा होगा? मैंने कहा, चूंकि अली यार खान खुद को महफूज तसव्वुर कर रहा होगा इसलिए मुतमईन होगा और मौका देखकर उस पर फायर करना ग्राहम का काम होगा। ये निहायत आसान काम है और इसमें कोई पेचीदगी भी नहीं है। विल्सन ने हैरत से कहा, यह तुमने किस किस्म का मंसूबा बनाया है? उसे कत्ल करने के बाद खुद ग्राहम की क्या पोजीशन होगी? मैंने बड़े सुकून से कहा, उसे एक सरकारी मेहमान को कत्ल करने के जुर्म में मैं हलाक कर दूंगा। विल्सन बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमने तुमसे अली यार खान को ठिकाने लगाने को कहा है और तुम इतने इत्मीनान से खुद हमारे खिलाफ बातें कर रहे हो। मैंने कहा, इसलिए मैंने ग्राहम को बाहर भिजवा दिया है। अगर मैं उसके सामने ये सब कुछ बयान करता तो तुम उसके सामने एतराज दाग देते। उसकी अपनी अकल तो मोटी है, लिहाजा मैं उसे किसी न किसी तरह धोखे में रख सकता हूँ। लेकिन तुमसे मैं साफ साफ गुफ्तगू कर रहा हूँ। बड़ी से बड़ी रकम के एवज भी कोई शख्स खुद को हलाक नहीं करवा सकता, और अगर मैंने अली यार खान को हलाक करने की नाकाम कोशिश भी की तो मुझे बख्शा नहीं जाएगा और फिल वक्त जो मंसूबा मैंने बनाया है उसके सिवा कोई और मंसूबा बना भी नहीं सकता। दूसरी तरफ इंतजार भी नहीं किया जा सकता। मालूम नहीं किस वक्त वो मुल्क से कहीं और चलते। तुम तो जानते ही होगे कि वो किसी एक जगह कभी नहीं टिकता, लिहाजा अब ये तुम पर मुनहसिर है। तुम ग्राहम की कुर्बानी देना मंजूर करो तो ये झगड़ा आज ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। विल्सन ने कहा, तुम चाहो तो इससे बेहतर तरीका भी तलाश कर सकते हो। मैंने कहा, बिल्कुल कर सकता हूँ मिस्टर विल्सन, मगर उसके लिए वक्त चाहिए और साथ ही ये जमानत भी कि वो गोइटे हिल से कहीं और नहीं चला जाएगा। विल्सन बोला, इस मंसूबे में तुम इतनी गुंजाइश निकाल सकते हो कि ग्राहम की बचत के इम्कानात पैदा हो जाएं। मैंने मायूसी से कहा, मैं समझ रहा था उसे कत्ल करना तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मुझे मालूम नहीं था कि वो इस कदर गैर अहम आदमी है कि तुम लोग उसकी खातिर कोई कुर्बानी भी नहीं दे सकते। विल्सन हकला गया, अब मैं महज इम्कानात की बात कर रहा हूँ, खामखा एक जान जाया करने से क्या फ़ायदा। मैंने कहा, तुम लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से वो हमेशा बचता चला रहा है। तुम अपने तहफ़्फ़ुज़ को ज़्यादा अहमियत देते हो, मैं भी यही हरकत करूँगा तो वो फिर बच जाएगा, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। विल्सन ने कहा, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। सवाल ये है कि इस काम के लिए तुमने ग्राहम को ही क्यों मुंतखब किया है? तुम मुझे भी तो मुंतखब कर सकते थे। मैंने कहा, बिला सोचे समझे कोई फैसला करता तो तुम्हारा इंतखाब कर सकता था, लेकिन मैं कभी सोचे समझे बगैर कोई काम नहीं करता। ग्राहम को मैं बहलावा दे सकता हूँ, तुम्हें नहीं दे सकता। तुम ज़हीन आदमी हो, समझ सकते हो कि अली को हलाक करने वाला जिंदा बचकर नहीं निकल सकेगा, जबकि ग्राहम इस किस्म की कुव्वत तज्जिया से महरूम है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर अली को मारना बहुत अहम है तो ग्राहम को भूल जाओ। विल्सन ने कहा, अगर तुम चाहो तो ऐसा इंतजाम कर सकते हो कि अली को मारने के बाद ग्राहम जाए वारदात से फरार हो जाए। मैंने कहा, यह कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन उसके बाद मेरी पोजीशन क्या होगी? वो बोला, पोजीशन तो तुम्हारी अब भी खराब होगी, आखिर एयरपोर्ट से तुम ही उसे वहां लेकर जाओगे। मैंने कहा, अली के कातिल को हलाक करके मैं अपनी गलती की इस हद तक तलाफी कर दूंगा कि उसके बाद मेरे खिलाफ कोई इल्जाम यकीन की हद तक नहीं पहुंच सकेगा। विल्सन ने एक तवील सांस ली, बोला, ठीक है मिस्टर डिले, मामला इतना अहम है कि मैं इसमें रखना अंदाजी नहीं कर सकता। मुझे हर कीमत पर अली का सर चाहिए। मैंने कहा, तो अब ये भी तय कर लें कि हमें ग्राहम को क्या बताना है। तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। मकतूल ड्राइवर की बेवा को बर्ड पहले ही सारी सूरत हाल से आगाह कर चुका था और ग्राहम को मैंने और विल्सन ने मिलकर यकीन दिला दिया था कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। मेरी लफाजी और विल्सन की तायद के बायस उसे यकीन आ गया था कि वो अली यार खान को कत्ल करने में लामहला कामयाब हो जाएगा और ये कि अब उसकी राह में कोई रुकावट नहीं रही।